तो कल हमने 11 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम करेंगे 12वां और 13वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना तो पहले उसको खुद ब खुद आकृति बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर सही बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद पढ़िए, आकृति बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप आगे देखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। लगातार देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। कह रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है, भवन समझते हो, बिल्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ए बी इसका नाम है, कितने मीटर ऊंची है? 7 मीटर। इस बिल्डिंग के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, एक केबल टावर है, केबल टावर मतलब एक खंबा है, मान लो ये खंबा है सीडी। अब ये खंबा मैंने इस बिल्डिंग से बड़ा क्यों बनाया है? इसका रीज़न है, क्वेश्चन में लिखा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब क्या है कि भैया इस बिल्डिंग के शिखर पे आप बैठे हो, इस बिल्डिंग के शिखर से आप इस केबल टावर के शिखर को देख रहे हो और उन्नयन कोण बन रहा है। जब उन्नयन कोण मतलब बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। उन्नयन कोण कब बनता है? जब आप ऊपर की ओर देखें। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, उसके बीच में कौन बनता है? तो इसलिए मैंने इस केबल टावर को थोड़ा सा बड़ा बनाया था। बस सुनाई। अब उन्नयन कोण कब बनता है भैया? दृष्टि रेखा, ये तो दृष्टि रेखा होगी और ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। इसने दे नहीं रखी तो अपने बनानी पड़ेगी। इसके बीच में कौन बनता है? कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। बस सुनाई। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री का। इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जो इसका पांव है ना, इस टावर का जो पांव है, इसका अवनमन कोण कब बनता है? जब आप नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये जो अवनमन कोण बना यहाँ पर बनेगा ना, क्योंकि दृष्टि रेखा ये हो गई और क्षैतिज रेखा ये हो गई, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, तो इसलिए ये कौन बन रहा है? 45 डिग्री का। समझ में आ गया? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर क्या है? ये पूरा का पूरा सीडी, ये पूरा का पूरा क्या आपका टावर है। वापस समझ लो, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। इसके शिखर से केबल टावर के पद का अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस टावर की। बस में अब कैसे करेंगे उसका लॉजिक समझो। देखो ये 7 मीटर है ना, इतना भाग, ये भी कितना है? 7 मीटर है। अब ये 7 मीटर है तो इतना, सिर्फ इतना भाग ये भी 7 मीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। इसको लेट से मैं नाम दे देता हूँ ई, है ना, इसलिए मैं कह सकता हूँ ईसी कितना है हमारा? 7 मीटर है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है पूरा का पूरा डीसी, पूरा कितना लंबा है। अभी तो सिर्फ मुझे इतना पता चला है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 मीटर है। कमी किसकी रहेगी? डीई की कमी रहेगी। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स मीटर मान लेता हूँ, या फिर आप सिंपल एक्स मान लो, है ना। एक्स मीटर मानो या एक्स मानो, बात एक ही, आंसर आपका निकलेगा। लेट से मैंने एक्स मान लिया, एक्स मीटर मानता तब भी निकलता। ठीक, तो अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक्स की वैल्यू मिलेगी तो मैं इन दोनों को जोड़ करके इस टावर की ऊंचाई पता कर सकता हूँ कि टावर कितना ऊंचा है। बस भाई, अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। कैसे? देखो, आप यहाँ पे 2 त्रिभुज देख रहे हो। एक तो ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? इसका रीज़न है, क्योंकि जब आप क्षैतिज रेखा बनाते हैं ना, तो क्षैतिज रेखा दूसरी रेखा को 90 डिग्री पर काटती है, तो इसलिए यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक तो ये त्रिभुज होगी और एक होगी आपकी ये वाली त्रिभुज। मैंने आपको बताया था कि जिस आकृति में 2 समकोण त्रिभुज बने, तो आपने क्या करना है, उनकी जो कॉमन भुजा है ना, जो कॉमन साइड है उनकी, उसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, जैसे इन दोनों में कॉमन साइड क्या है ये, तो आप कोशिश कीजिए कि इस त्रिभुज में भी ए ही निकाल पाएँ और इस त्रिभुज में भी ए ई निकाल पाएँ। जैसे ए ई निकलेगा उन दोनों को बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों में बराबर हैं तो उन दोनों में बराबर रख देंगे। बराबर रखने से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी।
बात सुन में आया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। कैसे लिखना है देखो, आप लिखेंगे सबसे पहले माना, हमने डी को x माना है ना, माना डी बराबर x है। ठीक है, x मीटर भी ले सकते थे, x इसलिए लिया है क्योंकि अब x की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक ही मीटर में आएगी। पहले जब x की वैल्यू आती थी वो सिर्फ अंकों में आती थी, अब आप x निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ही मीटर में आएगा। या फिर आप x मीटर लेके कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा व्यू बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE और दूसरी त्रिभुज कौन सी है, दूसरी है ये वाली AEC, त्रिभुज AEC में। अच्छा, ADE की बात करते हैं। लंब आपको पता है x, बेशक आपने माना है लेकिन पता तो है, और आधार आपको निकालना है। यानी लंब आपको पता है और आधार आपको निकालना है। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितने डिग्री, 60 डिग्री। लंब कितना है x, आधार कितना है AE, बराबर टेंजेंट 60 पे वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 60 पे वैल्यू होती है √3। बस भाई, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की 1 से गुना करूँगा तो आएगा x, और AE की √3 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, AE √3 आएगा। अब √3 देखिए गुणा में है, और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा x बाय √3 बराबर क्या, AE। तो हमने क्या कर लिया, AE की वैल्यू पता कर ली। किसकी वैल्यू मालूम कर ली, AE की। सेम कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें भी हम AE की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू को बराबर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो AEC इसकी बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। तो लंब आपको पता है और आधार आपको निकालना है। लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, कितने डिग्री है, 45 डिग्री। लंब कितना है, लंब है 7 मीटर, ध्यान देना 7 मीटर, बटे में आधार कितना है, आधार है AE, बराबर टेंजेंट 45 पे होता है 1, चाहे इसके बटे में 1 लिख दो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको वहाँ ले जाते है ना, चलो कोई बात नहीं, आर पर गुना कर लेते हैं। 7 मीटर की 1 से गुना करोगे तो 7 मीटर, बराबर AE की 1 से गुना करोगे तो AE। तो यहाँ पर AE की वैल्यू कितनी आई है, 7 मीटर, कितनी आ गई, 7 मीटर। बस समझ में आ गया। यहाँ पर भी AE की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी AE की वैल्यू आ गई, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये भी AE है ये भी AE है, तो दोनों क्या होंगी, बराबर, बराबर रखते हैं। तो x बटा √3 बराबर हो गया 7 मीटर के, √3 भाग में इस तरफ लेके जाओगे तो गुणा में, x बराबर क्या आ गया, 7 √3 मीटर। होता क्या है, हम यूनिट को पीछे लिखते हैं, इसलिए मैंने आगे लिख दिया, मीटर पीछे लिख दिया, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3 मीटर। बस समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7 √3 मीटर। मुझे क्या निकालना है, इस टावर की ऊंचाई, तो मैं क्या करूँगा, x में ये जोड़ दूंगा, है ना, यानी 7 √3 + 7 मीटर करके दिखाता हूँ। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए x था, x में 7 मीटर जोड़ना पड़ेगा तभी टावर की ऊंचाई मिलेगी, तो x + 7 मीटर। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 7 √3 मीटर प्लस में 7 मीटर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 मीटर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, √3, यहाँ पर क्या बचा, 1। क्यों बचा, इसका रीज़न समझो। जब आपने 7 मीटर कॉमन लिया तो इसका मतलब यह है कि आप इसको भी 7 मीटर से भाग कर रहे हो और इसको भी 7 मीटर से भाग कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। होता क्या है, ये जो यूनिट होते हैं ना, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, तो हो गया 7 × √3 + 1 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, आप कहेंगे सर मुझे अभी तक पता तो नहीं चला ना, आपने ये लिख तो दिया लेकिन ये तो कोड भाषा में लिखा है ना, मुझे पता तो चला ही नहीं कि भैया टावर कितना ऊंचा है। तो आप इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73, बताया था मैंने आपको, लगभग लगभग कितनी होती है, 1.73, और इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 2.73। इसकी किससे गुणा करनी है, 7 से गुणा करनी है, तो हो गया 7 या 21, 49 और 2 51, 14 और 5 19, हाँ, तो लगभग लगभग 19 मीटर के
19 मीटर का जो है वो हमारा टावर निकला है ना। करना नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से हमने एक बिल्डिंग पर बैठे बैठे एक टावर की लंबाई पता कर ली। किसके यूज़ से? ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से। और ये एंगल कैसे पता किए होंगे? ये एंगल हमने पता किए होंगे क्लाइनोमीटर से, आपको बताया भी था मैंने। बात समझ में आया? तो इतना यूज़ है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। वापस से क्या कर देता हूँ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शिखर से आप टावर के शिखर को देख रहे हो, 60 का कोण बन रहा है। बिल्डिंग के शिखर से आप टावर के पाँव को देख रहे हो, 45 का कोण बन रहा है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। इसको हमने x मानना, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चले और इसमें हमने a की वैल्यू निकाल ली पहले। क्यों निकाल ली? क्योंकि कॉमन था और रूल यही कहता है कि आप सबसे पहले जोन में जो भुजा कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये निकाल ली, इन दोनों को बराबर रखा तो x की वैल्यू अपने आप निकलाई, बस हो गया अपना काम। इन दोनों को जोड़ दिया, टावर की ऊंचाई मालूम चल गई। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, तेरहवां क्वेश्चन। पहले पढ़िएगा अपने आप और उसके बाद देखिएगा। मैं स्टार्ट करा रहा हूं यहां से। क्या लिखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और इसमें एक लाइट हाउस लगी होती है। लाइट हाउस होता क्या वो समझ लो। लाइट हाउस एक बड़ी इमारत होती है जिसके सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पर एक लाइट लगी होती है जो समुद्र में आने वाले जहाज़ों पर ध्यान रखती है ना। अगर आपने वाई सिटी गेम खेली है ना, वाई सिटी गेम, GTF कौन सी गेम थी, वाई सिटी थी, तो उसमें भी एक लाइट हाउस होती है, अगर आपने कभी खेली हो तो जैसे मान लो कि ये समुद्र है और ये है लाइट हाउस, ठीक है, लेट्स से इसका नाम है AB। के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। इसके शिखर से आप देख रहे हो, इसके शिखर से आपने दो जहाज़ों को देखा। अब एक जहाज़ यहाँ पे होगा, पानी वाला जहाज़ है, तो एक जहाज़ मान लो यहाँ पर है, कहीं पर भी मान सकते हो, तो मैंने यहाँ पे मान लिया। अब इसके शिखर से मैं इन दोनों जहाज़ों को देख रहा हूँ, एक इसको देख रहा हूँ और एक इसको देख रहा हूँ। तो अवनमन कोण बन रहा है तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, है ना। अब अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर बनेगा? ऑब्वियस बात है यहाँ पर बनेगा। अच्छा ध्यान रखना, अवनमन कोण बनाने के लिए आपके पास क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। अब क्षैतिज रेखा बना लेते हैं, मान लो ये हमने बना ली क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का, एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का। अब आप कहेंगे सर इसमें से 30 कौन सा, 45 कौन सा है? तो ध्यान से देखो, कोण कहाँ बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, है ना। तो एक तो यहाँ पर कोण बनेगा इतना और एक कोण बनेगा इतना, इतना। तो 30 कौन सा होगा? छोटे वाला 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो बड़े वाला है ये कितना होगा? 45 होगा। नहीं समझे? वापस समझाता हूँ, 2 मिनट रुको। ये देखो, ये क्षैतिज रेखा हो गई, है ना। कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। दृष्टि रेखा दो है, एक तो इस तरफ देख रहा हूँ, एक इस तरफ देख रहा हूँ। क्षैतिज रेखा तो एक ही है। तो एक तो कोण यहाँ बना, यहाँ कितने का बनेगा? 30 डिग्री का, क्योंकि छोटा कोण है। और एक बनेगा क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। बस समझ आई? एक 30 का बन गया, एक कितने का बन गया? 45 का। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, हमने भी ऐसे बनाया, एक जहाज दूसरे जहाज के क्या ठीक पीछे है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी इस P और Q, ये दो जहाज है ना, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, P Q निकालना है। अब तरीका समझना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं ना बड़ा त्रिभुज लेकर चलूंगा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति के यूज से मैं निकाल लूंगा AQ पूरा का पूरा निकाल सकता हूँ। लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे, ठीक। इसके बाद मैं लूंगा छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, समझ गए। और इस त्रिभुज में मैं त्रिकोणमिति के यूज से ये निकालूंगा आधार इसका AP। पहले तो बड़ा आधार निकाल लिया और फिर ये छोटा आधार निकाल लिया। अब बड़े आधार में से छोटा आधार माइनस कर दूंगा। माइनस करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा PQ की डिस्टेंस, इन दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस। बात समझ में आई? अच्छा अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, त्रिकोणमिति के यूज के लिए आपके पास एंगल तो होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना ये एंगल कितने का है।
ये एंगल कितने का है? अब एंगल तो हमें पता ही नहीं, हमें तो ये एंगल दे रखे हैं, लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए तभी तो हम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्लास 9th में एक टॉपिक कराया था एकांतर कोण, उसके बारे में पता होना चाहिए। समझते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो जो कोण यहाँ पर बनेगा ना, ठीक है, सेम कोण यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बनेगा। एकांतर कोण बोलते हैं इसको। सेम यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री पर बनेगी, ये भी 90 डिग्री पर बना हुआ है। तो जब दो रेखाओं के बीच में जो एंगल है वो 90-90 डिग्री के हों, उनका जोड़ अगर 180 हो तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं। क्लास 9th के चैप्टर 5 में था, यूक्लिड वाला जो चैप्टर था, उसमें एक अभिग्रहित थी ये, है ना। नहीं, आप डायरेक्टली समझ लो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये वाला एंगल अगर 30 का बन रहा है तो ये भी कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। ऐसे सेम कंसेप्ट इसमें है, ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ये 45 का है तो ये भी 45 का बनेगा। बात समझ में आएगी? ठीक है। और वैसे आपको ये मालूम भी होना चाहिए भाई, जितना एंगल पास पास बनता जाएगा उतना ही बड़ा बनेगा। तो ऑब्वियस बात है 45 का बनेगा, ये 30 का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक छोटी सी ट्रिक और सीखी कि जो अवनमन कोण होते हैं एक प्रकार से वो उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे 30 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 का, यहाँ पे 45 का तो यहाँ पे भी 45 का, है ना। इसका रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि आप लिखेंगे यार ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से रखना, ठीक है। अब देखो करना कैसे है। सिंपल, आपके पास दो त्रिभुज हैं, उनको लेके चलो, ठीक है। हमने कुछ माना तो है ही नहीं, तो आप कहेंगे त्रिभुज बी ए क्यू में, बड़ा त्रिभुज लेके चल रहा हूँ पहले मैं, बी ए क्यू, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें लंब मुझे दिया हुआ है, आधार मुझे निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। कितने डिग्री है इसमें? 30 डिग्री है। लंब कितना है? लंब है 75 मीटर। आधार है ए क्यू बराबर टेंजेंट 30 पे वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 75 मीटर की √3 से करोगे तो आएगा 75√3 मीटर, और ए क्यू एक कम ए क्यू। तो आपने क्या किया? ए क्यू की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? ए क्यू की। बस समझ में आई? अब आप लेके चलेंगे छोटे वाला त्रिभुज, ये वाला, इसमें आप वैल्यू निकालेंगे ए पी की। ए क्यू की तो निकाल चुके हैं, ए पी की निकाल लेंगे। तो त्रिभुज बी ए पी में लंब आपको दिया हुआ है, आधार आपने निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। लंब कितना है? 75 मीटर। आधार है ए पी बराबर टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब इसके बटे में बेशक 1 लगा लो, है ना, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो ये हो गया 75 मीटर बराबर ए पी। ये क्या निकल गया? ए पी निकल गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ए क्यू में से, पूरा तो ए क्यू है ना, ए क्यू में से मैं इस ए पी को माइनस कर दूंगा, फिर मेरा क्या बच जाएगा? पी क्यू बच जाएगा, और वही मुझे चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी आकृति मैंने ख़राब कर दी, चलो कोई नहीं। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ये निकालनी है ना, जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आएगी? मैं ए क्यू में से ए पी को माइनस कर दूंगा। ए क्यू बड़ा है ना, इसलिए ए क्यू क्या आपका 75√3 मीटर। ए पी क्या है? 75 मीटर। जब आप घटाएंगे तो इनमें कॉमन क्या आएगा? 75 मीटर। यहाँ पे क्या बचेगा? √3, यहाँ पर 1। अब मीटर को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो होगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। सुना गया? इतना ही करना है। अब आप कहेंगे सर तो उन दोनों जहाज़ों के बीच में दूरी कितनी है? इतनी ही है। अगर और सिंपलीफाई करके बताऊं तो √3 की वैल्यू 1.73। 1.73 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 0.73, और 75 की अगर आप 0.73 से गुना करेंगे तो लगभग बता रहा हूँ 50 या 55 के आसपास पहुँचेगा। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं या अपने आप करके देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो रिकैप करा दूँ एक बार।
लाइट हाउस है, ऊपर लाइट लगी हुई है, आप दो जहाज़ों को देख रहे हो, एक का कोण बन रहा है 30 का, एक का कोण बन रहा है 45 का। अवनमन कोण बन रहा था, लेकिन अवनमन और उन्नयन एक ही होते हैं। अगर यहाँ पे 30 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 का ही बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण है ना। तो ये कोण बन गया 30 से 45 के। हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्यू निकाल लिया, उसमें से ए पी को माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया पी क्यू। सिंपल, आसान था ना। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही करेंगे और 20 मिनट का लेक्चर बन भी चुका है। अगला क्वेश्चन मैं आज नहीं करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं कल कराऊंगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू।